പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 14-ാം തീയതി നടന്ന हमारा साथ अभी एडवोकेट PM ओझा जी 16 तारीख को पालघर जिला में डाणू तालुका में जो साधु संतों का निर्मम हत्या हुई थी, उनका आरोपियों को 30 तारीख को कोर्ट में हाजिर किया। तो साधु संतों की ओर से एडवोकेट PM ओझा जी ने वकालतनामा दायर किया और मैं उनसे वो केस का विषय पे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पर आया। सब मेरा एक ही आपसे सवाल था कि ये जो साधु संतों का जो हत्या हुई अपना कोर्ट में हाजिर हुआ था और इस विषय पे थोड़ा जानकारी दिया तो अच्छा। यस देखिए 16 तारीख को जो 2 साधु और उनके ड्राइवर का डाणू तालुका में मर्डर हुआ है, उसके अंदर कई एक कहानियां हैं इंसिडेंट्स के बारे में भी और वहाँ के लोगों से जो बातें सुनी गई हैं, क्योंकि ऐसे सुपरफिशियल पुलिस के हिसाब से कुछ दिखता नहीं है कि इसका मोटो क्या था, कारण क्या था ये मर्डर करने का। क्योंकि साधु बाबा लोगों का उस इलाके के लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। इसके अंदर जो 70 साल के बाबा थे वो अपना दक्षिण मुखी हनुमान के महंत थे। आपके त्र्यंबकेश्वर के अंदर उनका अपना छोटा मंदिर है और उनके साथ में जो 35 साल के बाबा थे वो भी उनके साथ आते जाते थे, वो कांदीवली के थे और ड्राइवर उनकी गाड़ी थी आश्रम की, जिसके अंदर वो गाड़ी में इतना ये लोग आते जाते चलते रहते थे। और इनको सूचना दे करके इनको सूरत ले जाने के लिए वो आए थे कि सूरत में कोई मंत्री जी की अंत्येष्टि करनी है, उसमें चलना है और इसलिए लोग वहाँ से निकले थे। अब ये कोरोना वायरस की वजह से बंद के होने की वजह से ये वहाँ से निकल करके शॉर्टकट अपना जा रहे थे, लेकिन इसके पीछे उनके जाने के बाद कि वो वहाँ उस गांव में पहुँचे और यह हादसा हो, तो वहाँ की जो परिस्थिति थी वो देख करके नहीं लगता है कि ये हादसा हुआ है, ये जानबूझ करके कराई गई एक साजिश है और बाबा लोगों को ये मारना और मार करके वहाँ दहशत निर्माण करना, ये इनका एक काम था, जिससे कि इस इलाके के अंदर दूसरा किसी की नज़र नहीं पहुँचे, कोई दूसरा यहाँ डिस्टर्ब नहीं करे। और इसके लिए यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं इस तालुका के अंदर, जिनका अपना काम है कि इसको इस धर्म से उस धर्म में ले जाना, उस धर्म से इस धर्म में ले जाना, अनियंत्रित दारू पब्लिक के बीच में दारू बिकवाना, वहाँ के लोगों को, आदिवासी लोगों को गुमराह करके एक के कष्टकारी लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी कष्टकारी है, लेकिन वहाँ के उनको एक डेफिनेशन बता के कष्टकारी है और कष्टकारी के साथ में कन्वर्जन के साथ में दारू और उसके साथ में कम्युनिस्ट, ये पूरी सब गैंग एक है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये सब देखने के बाद जब हमारे पास आश्रम से लोगों ने कांटेक्ट किया कि उदा साहब इस मैटर के अंदर आप 30 तारीख को अपीयर हो जाओ और जरा इनको साधु बाबा लोगों को मदद करो कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो मैंने इस करोड़ा के अंदर ये बोर्ड बनाया कि नहीं, साधु लोगों के साथ हमारे और हिंदू धर्म में काम करने वाले ऐसे लोग जिनका कि डायरेक्ट हिंदू धर्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो अपने हिंदू धर्म के हिसाब से अपना काम करते हैं, लेकिन आम पब्लिक के बीच में आकर के कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते। उनके विरुद्ध अगर इस तरह से कुछ होता है तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनको मदद करने के लिए मैदान में आना चाहिए। इसलिए मैंने इन सब का वकालतनामा 6-7 लोगों का कोर्ट में 30 तारीख को डाला और उसके अंदर 77/2020 के अंदर
केस नंबर 77/2020 के अंदर उनकी 14 दिन की पुलिस रिमांड कंप्लीट हो गई थी, उनको जुडिशियल कस्टडी हुई। उसके अंदर और उसके बाद दूसरी सीआर जो उन्होंने एक बनाई है 76/2020। अब ये सीआर देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता है कि सीआर कैसी बनी, क्या बनी, क्योंकि 77/2020 मर्डर की है, 76/2020 वो अटेम्प्ट टू मर्डर की है और आरोपी सब में सेम है। फिर 78/2020 जिसके अंदर गोली चलाने की बात है पुलिस द्वारा। तो कई एक कंट्रोवर्सी इशू इसके अंदर है, जिसको तो जब केस चलने के टाइम पे आएगा, चार्जशीट आएगी, तभी बात की जा सकती है। लेकिन इतना ज़्यादा इस केस को पुलिस ने अपने बीच में उलझाया हुआ है और पुलिस के साथ में पुलिस का काम करने का तरीका संदिग्ध है, काशीनाथ चौधरी का रोल संदिग्ध है और इन सब लोगों ने मिलकर के 3 घंटे पब्लिक का खड़ा रहना और गाड़ी को छेड़ना नहीं, वो भी एक संदिग्ध मैटर है। फॉरेस्ट के चौकी में जाने के बाद पुलिस और बाबा लोगों को बाहर निकाल के आ जाना और फिर डंडे लाठी उन पे चलना, ये सारी घटना जो वहाँ पे हुई है उस सब जगह पे ऐसे ऐसे संदिग्ध पॉइंट खड़े होते हैं कि वो ऐसा दिखता है कि ये पूरा बनाया हुआ केस है और इसके अंदर ये 146, 147, 148 की ये जो गदर की बात है, वो गदर का माहौल पैदा करके 302 किया जाए और इस केस के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठी करके जिससे यही नहीं मालूम पड़े कि किसने क्या किया है और सब छूट जावे और मतलब भी अपना सर्व हो जावे। तो निर्दोष बाबा लोगों को जो है इसके अंदर मार करके यहाँ पे माहौल ख़राब करने की बात इन लोगों ने की है, जिसके अंदर मुझे क्लियर कट लगता है कि इसके अंदर पुलिस, मिस्टर चौधरी और कुछ वहाँ के खास लोग हैं और जिसके सूत्र मुझे लगता है कि सरकार से और सरकार के ऊपर तक जुड़े हुए हैं, जिनसे ये पूरा प्रकरण बना है। इसके लिए मेरी तरफ से तो इसे डिमांड है कि सरकार को इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एनआईए से या सीबीआई से करानी चाहिए और 30 तारीख को हाजिर होने के बाद हमको जो ऑर्डर्स मिले, 5 तारीख को फिर हमारे एक एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर है, 13 तारीख को फिर इनकी रिमांड खत्म हो रही है, उस दिन फिर मैं 13 को अपियर होऊंगा और इनकी जितनी मेल एप्लीकेशन की बात अगर फाइलिंग होगी तो उसको भी मैं अपोज करूंगा। टूथ एंड नेल आई एम गोइंग टू फाइट फॉर दिस केस और इसके अंदर बाबा लोगों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। धन्यवाद। और आपको लगता है जो महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का सरकार है और एनसीपी का होम मिनिस्टर है, इनका रहते हुए इधर न्याय मिलेगा साधु संतों को? ये जो पुलिस का पास अगर इंक्वायरी रहेगा, सीआईडी इंक्वायरी से मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर से कोई तथ्यपूर्ण बात सामने आएगी। इसके अंदर जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होगी, सीबीआई या एनआई से इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक सच्ची बात इसमें बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये सरकार ही इसके अंदर उनका रोल ही गलत है, सरकार ही इन्वॉल्व है। इसके लिए इसके अंदर सच्चाई अगर हासिल करनी है तो सीबीआई और एनआई से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। ഏപ്രിൽ 16-ാം തീയതി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ധാനു താലൂക്കിൽ നടന്ന സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും വാഹനം ഓടിച്ച ആളിൻ്റെയും നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് 30-ാം തീയതി ധാനു കോടതിയിൽ പ്രതികളെ ഹാജരാക്കുകയുണ്ടായി. കൊല്ലപ്പെട്ട സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായത് അഡ്വക്കേറ്റ് PN ഓജയാണ്. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി വിഷയം. ഇത് വളരെ പ്രീ പ്ലാൻഡായിട്ട് നടത്തിയ കൊലപാതകമാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും സ്പഷ്ടമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ വണ്ടി വരുന്ന വഴിയിൽ 5-6 സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടത്തെ അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതും ഈ ജില്ലാ പരിഷത്തിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള NCPയുടെ നേതാവ് വന്നതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം എല്ലാം നടന്നത് നമ്മൾ TV ചാനലിലൂടെ മറ്റും വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് കണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ CPM-ഉം NCPയുടെ ഈ നേതാവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മതപരിവർത്തന ലോബിയുടെ വലിയ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, കഷ്ടകാരി
കഷ്ടകാരി സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പീറ്റർ ഡിമിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാളാണ് അതിൻ്റെ സംഘടനയുടെ ലീഡർ. ആദിവാസികളുടെ സംസ്കാരം ഹിന്ദു സംസ്കാരം അല്ലെന്നും അത് വേറൊരു സംസ്കാരമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ മതപരിവർത്തന പരിപാടികളും മറ്റും ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന മതപരിവർത്തന ലോബിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഈ പീറ്റർ ഡിമിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മറ്റുമാണ് എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്ന ഉദ്ധവ് ഠാക്കറെയുടെ സർക്കാർ NCPയുടെ അനിൽ ദേശ്മുഖാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ഒരു കാരണവശാലും കൊല്ലപ്പെട്ട സന്യാസിമാർക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇവിടെ ആർക്കുമില്ല. ഈ കേസ് NIAയോ CBI ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസികളുടെയും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുള്ള ആവശ്യം. ഇപ്പം ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഈ കേസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയോട് തന്നെ നോക്കാം. ഈ കേസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്ന വൻ ഗൂഢാലോചന വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരികയും പാൽഘർ ജില്ലയിൽ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന മതപരിവർത്തനവും അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള CPMൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തട ഇടാൻ ഈ ഒരു അന്വേഷണം കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അതുമാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.